Okay, let's talk about the fifth chapter of CSM, which is Markov chain. अच्छा, मार्कov चेन को मतलब उस पर जाने से पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं. स्टोकास्टिक प्रोसेस. स्टोकास्टिक प्रोसेस इज़ नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एट टी. अभी टी कुछ भी हो सकता है आपका. ये टाइम भी हो सकता है, ये डे भी हो सकता है, ये वीक्स भी हो सकता है. लाइक अगर मैं एक्स टी लाइक कह रहा हूँ, अगर एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सो दीज कैन रिप्रेजेंट एनी थिंग. दीज कैन रिप्रेजेंट टाइम 0 1 2 3 4 5 6. These can represent days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, even weeks, anything. तो ये कोई भी एक वैल्यू हो सकती है फ्रॉम एन इन्फिनिट पास्ट टू इन्फिनिट फ्यूचर्स. इट कैन बी एनीथिंग. अच्छा, इस नोटेशन की बात कर लेते हैं कि एक्स टी इज़ इक्वल टू आई. तो बेसिकली इसमें ये जो इक्वल टू के बाद आई जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है कि मैं आई स्टेट में मौजूद हूँ. कहाँ मौजूद हूँ? टी मतलब टी कुछ भी हो सकता है. लाइक अगर लिखा हुआ है एक्स फोर इज़ इक्वल टू लेट्स से जे, तो इसका मतलब मैं सर्टन स्टेप्स कवर करके जब मैं फोर्थ स्टेप पे हूँगा तो मैं जेथ स्टेट में मौजूद हूँगा. लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट एंड यू गो ऑन एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर. सो आपने टी इज इक्वल टू 4 पे आप जे स्टेट पे पहुँच गए हो. सो इट रिप्रेजेंट दिस. सो अच्छा, सिंगल स्टेप के लिए ऑब्वियसली हम जो प्रोबेबिलिटी, लाइक हम लोग मार्कव चेन में ऑब्वियसली यही कर रहे होते हैं. एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं. अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं? एक स्टेप लग रहा है या मोर देन वन स्टेप्स लग रहे हैं? तो अगर एक स्टेप लग रहा है, सिर्फ एक ही स्टेप, लाइक मैं ज़ीरो से स्टार्ट हुआ एक्स नॉट एंड एक्स वन, मैं एक स्टेप कवर करके ही अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच गया, जो कि जे से हम लोग कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं. सो उसको हम सिंपली उस प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी आई जे से, एंड दैट इज़ सिंपली, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं. तो ये वही चीज़ दिखा रहा है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू फर्स्ट स्टेप यानी टी इज इक्वल टू 1, यानी जेथ स्टेट, गिवन दैट यू स्टार्टेड विद टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम योर इनिशियल आइट स्टेट. मतलब गिवन दैट यू वर इन आइट स्टेट, यू आर गोइंग टू जेथ स्टेट. ठीक है, दैट्स इट. अच्छा, मार्कोव चेन पे अब आ जाते हैं. स्टोकास्टिक प्रोसेस की हमने बात कर ली. तो मार्कोव चेन क्या है? स्टोकास्टिक प्रोसेस विद द मार्कोवियन प्रॉपर्टी. अच्छा, मार्कोवियन प्रॉपर्टी क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. लेट्स से यू हैव दिस स्टेट, you have another state and another. Apologies for these irregular shapes, just using them to explain. I, J, and let's call these K and M. So अगर मुझे इधर की अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि अब सिर्फ दो स्टेट्स नहीं है, बहुत मोर देन स्टेट्स हैं. अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? अच्छा, स्टेप क्या है? 0 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, राइट. सो x3, apologies for this 3, j, given that मैं कहाँ से आया हूँ? x नॉट इज इक्वल टू i, कॉमा x1 इज इक्वल टू k एंड सो ऑन. यू गेट द पिक्चर. बट मार्कोवियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? तुम्हें इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना इस तरह पहुँचने की. सो ये सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, मतलब प्रेजेंट पे, सिर्फ इस पे कि कहाँ से आ रहा है. लाइक ये ट्रांजिशन इस तरह, राइट, आई से के पे जा रहे हैं, के से एम पे जा रहे हैं, फिर एम से जे पे जा रहे हैं. तो जे स्टेट की जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, तो गिवन दैट ये सिर्फ इस स्टेट को देखेगा, बाकी इन सब को इग्नोर कर देगा, इन पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ वो इस पर डिपेंड करेगा. सो मैं ना एक्स नॉट को लिखूँगा ना मैं एक्स वन को लिखूँगा. तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँगा जे स्टेट पे पहुँचने की, तो मैं लिखूँगा x3 इज इक्वल टू जे, गिवन दैट x2 इज इक्वल टू, यानी ये स्टेट m स्टेट, एंड दैट इज़ इट. ये हालांकि यस, मैं i से k पे आया, फिर k से m पे आया, फिर m से j पे आया. तो j पे आप कैसे आ रहे हो? इस तरह आ रहे हो, इन तमाम स्टेट्स के होते हुए. लेकिन मार्कोवियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि सिर्फ जिस स्टेट की मतलब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो ये सिर्फ अपनी पिछली स्टेट को देखेगा, यानी ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है जहाँ पे आपको जाना है. तो जे पे आपको जाना है, ये फ्यूचर है, एम प्रेजेंट है, बाकी पास्ट में जितनी भी स्टेट्स थी आप उसको कंसिडर नहीं करोगे. तो जे जो है वो सिर्फ प्रेजेंट को देखेगा, अपने पास्ट इवेंट्स को इग्नोर कर देगा, उन पर डिपेंड नहीं करेगा. तो ये मार्कोवियन प्रॉपर्टी होती है. सो दैट्स मार्कोव चेन. सो आगे मज़ीद हम फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमें समझ आएगा. सो इन शॉर्ट बेसिक दिस इज़ व्हाट मार्कोव चेन इज़.
एंड दिस इज़ व्हाट मार्कोवियन प्रॉपर्टी इज़. सो अच्छा, अब जाहिर सी बात है एन स्टेप की तो मैं बाद में बात करता हूँ. सबसे पहले तो मैं वन स्टेप की ही बात कर लेता हूँ. एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं. लेट्स से अगर मैं सिंपल वन स्टेप की क्या बात कर रहा हूँ, मतलब एन स्टेप से मुराद है आई से मैं सिर्फ एक ही स्टेप लूँगा तो मैं जे पे आ जाऊँगा, सिंगल स्टेप. और डेज़ की एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मंडे ट्यूसडे, मैं आई यानी मंडे पे हूँ और जे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ट्यूसडे पे जा रहा हूँ. अब इन टर्म्स ऑफ रेनी एंड सनी, द पॉपुलर एग्जांपल हम उसकी बात कर लेते हैं. या तो रेनी हो सकता है डे या तो सनी हो सकता है. तो जाहिर सी बात है मेरे पास सवाल में कुछ ऐसा डेटा होगा जिससे मैं ट्रांजिशन डायग्राम बना सकता हूँ एंड मैं इस ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ. तो सिंगल स्टेप ट्रांजिशन के लिए या सिंगल स्टेप के केस में प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान है. तो उसको हम पी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए या हम आर आई जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राउट फ्रॉम आई टू जे. तो सिर्फ है ही एक ही रास्ता, एक ही स्टेप है. या तो अगर लेट से अगर मैं मंडे ट्यूसडे की एग्जांपल ले रहा हूँ, आई मंडे है जे ट्यूसडे, तो मंडे को लेट से रेन हुई है तो मुझे ट्यूसडे का निकालना है. तो मंडे को रेन हुई है यानी इनिशियली मैं रेन से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो ट्यूसडे को या तो रेन हुई होगी या तो सनी हुई होगी. तो ट्यूसडे को रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आर से आर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो 0.8, या आर से आप सनी की प्रोबेबिलिटी निकाल दो 0.2. तो सिंगल स्टेप, यानी आप आर से आर जा रहे हो सिंगल स्टेप, आर से आप एस जा रहे हो सिंगल स्टेप. एंड सेम यूजिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स, आर टू आर 0.8, आर टू एस 0.2. तो सिंगल स्टेप में सिंपल आप ट्रांजिशन डायग्राम बना लो या ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लो एंड यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो भी आपसे मांगी गई है. तो सिंगल स्टेप इज़ दैट ईजी. बस आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाओ एंड यू कैलकुलेट वट एवर इज़ बीइंग आस्क्ड. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट इफ़ एन स्टेप. अब सिंगल स्टेप नहीं है, यानी आई से जे तक जाने के लिए बीच में मल्टीपल स्टेप्स हैं. एन स्टेप्स कवर करके आप जे पे जा रहे हो. अब ये नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट हुए और टी इज इक्वल टू 1 पे आप गए जे स्टेट आ गई, नहीं. अब एन स्टेप्स कवर कर रहे हो, 0 1 2 अब टिल एन स्टेप्स कवर करके तब जाके आप जे स्टेट पे पहुँचे हो. तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए हम सिर्फ इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते. बिल्कुल यही एग्जांपल, लाइक आप फॉर एग्जांपल आई से किसी स्टेट के पे जा रहे हो, फिर के से किसी एल पे जा रहे हो एंड सम स्टेप्स कवर करके सम स्टेट्स कवर करके तब आप जे पे जा रहे हो. यानी टी इज इक्वल टू 0, फिर टी इज इक्वल टू 1, फिर टी इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, फिर टी इज इक्वल टू एन पे जाके आप जे पे आए. सो हमारे पास एन स्टेप्स के लिए, इस सिनेरियो के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी आई जे पावर एन से रिप्रेजेंट करते हैं या आर आई जे पावर एन से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स अपॉन योर चॉइस. अच्छा, ये फॉर्मूला मैं अभी हम लोग एग्जांपल में समझेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन इस एग्जांपल में मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा. अगर आपने समझना है कि वो फार्मूला बना कैसे, आया कहाँ से है, उसकी फुल डेरिवेशन अगर आपको समझनी है तो वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ पहले. उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. आई वुड सजेस्ट अगर आपको लाइक वो डेरिवेशन समझनी है या वो फार्मूला पहले समझना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, वो चीज़ समझ लें, उस फार्मूले का पूरा मतलब डेरिवेशन देख लें कि वो कैसे डिराइव हुआ है, कैसे फार्मूला एक्सपैंड होता है फॉर स्टेप 2 3 एंड 4 सो ऑन. फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करें. ओके, मूविंग ऑन. सो हम एक एग्जांपल लेंगे. हम एग्जांपल से समझेंगे कि हम एन स्टेप के केस के लिए हम एन स्टेप फार्मूले से भी उसका आंसर निकाल सकते हैं और हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मंडे है हमारे पास और मंडे को रेन हुई है, ठीक है, दैट्स फिक्स्ड. और हमें वेडनेसडे का फोरकास्ट निकालना है, यानी हमें वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वेडनेसडे को क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितनी रेन होगी, लाइक कितनी प्रोबेबिलिटी है रेन के होने की एंड कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन सनी होगा. सो लाइक आई इज़ रिप्रेजेंटिंग लेट्स से मंडे, जे इज़ रिप्रेजेंटिंग वेडनेसडे एंड दिस के इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्यूसडे. सो जनरल फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू टी, आई पे क्या है, टी इज इक्वल टू 0 है, के पे टी इज इक्वल टू 1 है, जे पे टी इज इक्वल टू 2 है. हमें जाना क्या है सेकेंड स्टेप पे, यानी टी इज इक्वल टू 2 पे, यानी जे स्टेट पे हमारी. और बीच में गिवन दैट मार्कोवियन प्रॉपर्टी को अगर हम फॉलो करते हुए हैं तो गिवन दैट कहाँ से आया हूँ मैं, टी इज इक्वल टू 1 से आया हूँ यानी के स्टेट पे. तो x1 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड विद p इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ तो x1 मतलब मैं t इज इक्वल टू 1 यानी के स्टेट पे कहाँ से आया, गिवन दैट 0 टी इज इक्वल टू 0 और आई स्टेट पे एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई. तो हम इनिशियली स्टेट में पहुँच गए तो और मज़ीद फॉर्मूला हमारा बड़ा नहीं हो सकता. अब अगर आपके 3 स्टेप होते हैं 4 स्टेप होते हैं तो उसके मुताबिक ये फॉर्मूला एक्सपेंड होता रहता है तब तक जब तक गिवन दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू आई ना आ जाएगा.
अच्छा, अब इधर देखें x2 क्या है, ये जो स्टेट है हमारी ये फाइनल स्टेट है, यानी अगर मैं इसको बात करूँ ये हमारा वेडनेसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये वेडनेसडे को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स नॉट जो है इनिशियली ये मंडे को रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाट अबाउट दिस इज़ ट्यूसडे। अच्छा, मुझे पता है मंडे का, तो मुझे पता है ये इनिशियली मंडे का तो मुझे पता है रेन हुई है। अच्छा, वेडनेसडे का भी मैं जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं बारी बारी निकालूंगा। पहले हो सकता है मैं निकाल लूँ कि रेन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या सनी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फिक्स। लाइक अगर मैं रेन के लिए निकाल रहा हूँ तो ये भी मैंने फिक्स कर लिया कि रेन कितनी होगी, लाइक कितनी प्रोबेबिलिटी के रेन होगी। तो मुझे एक्स नॉट का भी पता है, इसका भी पता है। बट व्हाट अबाउट दिस, ट्यूसडे को तो मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है ट्यूसडे को लाइक रेन भी हो सकती है, सनी भी हो सकता है, बट मुझे तो नहीं पता। इसीलिए इधर मैंने समेशन लिया और के की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ ले लिए, एंड हमारे केस में पॉसिबल वैल्यूज़ रेन है एंड सनी है। तो इसलिए हम समेशन लेंगे और बारी बारी पहले के इज़ इक्वल टू रेन ले लें लेट से, और फिर प्लस करके आप के इज़ इक्वल टू के की जगह सनी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो अब जैसे आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, लाइक अगर डेज़ बढ़ते गए, अगर हम थर्सडे की बात कर रहे होते तो ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए आप समेशन ले रहे होते, एंड सो ऑन। सो यू गेट द पिक्चर। सो लेट्स erase it and let's go। अच्छा, अब इसको आई और जे के बजाय हम लोग बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेनी एंड सनी। अच्छा, x2 मैंने फिक्स कर दिया, लाइक इधर पी आर, आर का क्या मतलब है, यानी आर मंडे आर है और वेडनेसडे भी मैं आर के लिए निकाल रहा हूँ। पी आर एस का क्या मतलब है, मंडे तो आर फिक्स है और वेडनेसडे को मैं देख रहा हूँ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है सनी होगा डे। तो अगर आर आर के एग्जाम्पल में देखें x2 इज इक्वल टू आर, यानी वेडनेसडे को आर है, x1 इज इक्वल टू के है, क्योंकि के के लिए हम बारी बारी फॉर्मूला खोलेंगे, और एक्स नॉट इज इक्वल टू आर है। एंड सिमिलरली पी आर एस के लिए भी फॉर्मूला बन गया बेसिक। तो अब के की जगह आप पहले आर पुट कर दें प्लस फिर एस पुट कर दें एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। एंड अच्छा, एक और चीज़, ये बेसिकली है क्या चीज़, एक ये जो पी है और ये पी का फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रॉपर्टी, इनको हम लिखते कैसे, ये जा कहाँ से रहे, लाइक के को फॉर एग्जांपल आर है, लेट्स से ये आर है पहली दफ़ा, तो ये जा कहाँ से रहा है, फ्रॉम रेनी टू रेनी, राइट। तो हम इसको लिखेंगे पी आर आर, ठीक है। अगर मैं इस फैक्टर की बात करूँ एंड लेट्स से केस एस था, के एस है, तो हम जा कहाँ से रहे, रेन से सनी पे, तो इसको आप लिखेंगे पी आर एस। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह मतलब रिप्लेस कर देते हो कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप यानी रेन से इधर जा रहे हो, तो आप सिंपल लिख देते हो। लाइक ट्रांजिशन डायग्राम में आप फिर किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर पी आर एस है तो आप निकाल लो रेन से सनी पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, 0.2, तो आप पी आर एस की जगह 0.2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है इधर के की जगह लेट से एस है, तो आप जा कहाँ से रहे हो, एस से एस पे जा रहे हो, तो आप इसकी जगह लिखोगे पी एस एस एंड एस से एस की प्रोबेबिलिटी सबसे इस तरह वैल्यूज़ मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट। सो दैट्स इट, लेट मी erase इट एंड मूव ऑन। अच्छा, हमने फॉर्मूले से तो समझ लिया हाउ, बट हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं फॉर स्टेप्स फॉर टी इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन दैट। सो हमारे पास एक स्टेप का मतलब ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास निकला हुआ था। लाइक अब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ मंडे से वेडनेसडे, अच्छा मंडे से ट्यूसडे एक स्टेप हो गया और ट्यूसडे से वेडनेसडे 3 स्टेप हो गए, सॉरी 2 स्टेप हो गए। सो 2 स्टेप के लिए आप क्या करते हो, उस मैट्रिक्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी एक मैट्रिक्स को मतलब 2 दफ़ा लाइक उस मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी स्क्वायर कर रहे हो, बिकॉज क्या था 2 स्टेप्स थे, n स्टेप मतलब 2 स्टेप था। अगर 3 स्टेप होते तो आप पावर 3 कर देते, मतलब अपने से एक दो मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते, एंड सो ऑन। सो यू विल एंड अप विद ए आंसर एंड यू विल मतलब आप इस मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल एंड अप विद अ 2/2 मैट्रिक्स। सो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि मंडे को रेन हुई है और वेडनेसडे को भी रेन हुई है, तो पी आर आर, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स से आपने इसी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये जो वैल्यू होगी ये आपका आंसर होगा कि मंडे को तो रेन थी, वेडनेसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, मंडे को रेन थी, वेडनेसडे को सनी होने की प्रोबेबिलिटी ये रही। तो आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स से भी सिंपली, अगर आप फॉर्मूला यूज़ ना करना चाहो तो आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स से भी
सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर. अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टी. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एनी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ को बता रहा था, क्योंकि हम रैंडम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं एंड रैंडम वैल्यूज़ कुछ भी है लाइक डेज, टाइम, व्हाटएवर. अब डेज़ में भी इवन मंडे, ट्यूसडे, उनकी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, लाइक कैन बी रेनी, कैन बी सेनी, तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं. तो हर किसी का मतलब लाइक अगर मैं एक्स नॉट की बात करूँ, लेट्स से एक्स नॉट इज़ मंडे, तो मंडे का भी एक फाइनाइट सेट है, यानी फाइनाइट सेट में उसके पास सेनी है, रेनी है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उसका फाइनाइट एक सेट है. तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ होती है और रैंडम वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसको पाई से डिनोट कर दें. पाई इज़ नथिंग बट ई एन बाय वन वेक्टर, और ऑल्सो पाई आई बेसिकली क्या कहलाता है, एक्स टी इज इक्वल टू आई. मतलब एक्स टी इज इक्वल टू आई, जो भी स्टेट होगी, आई की जगह 0 है, 1 है, 2 है, तो सिंपली पाई लाइक पाई 0 को हम ऐसे डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 0, पाई 2 विल बी एक्स टी इज इक्वल टू 2. यू गेट द पिक्चर. अब हम पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं एक्स नॉट के लिए. तो सिमिलरली पाई 1 क्या होगा, पी एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, पाई 2 पी एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 एंड पाई एन मतलब सिमिलरली. तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई क्या एन बाय वन वेक्टर है. तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स नॉट के लिए एक्स नॉट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, लाइक इसको बिल्कुल रो फॉर्म में लिख दूँ, पाई 1 इंटू पाई 2 इंटू पाई 3 जस्ट फॉर माई ओन कन्वीनियंस, तो मैं कह सकता हूँ कि पाई का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो वो ही एक्स नॉट की मतलब एक्स नॉट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेशन. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. एक्स नॉट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई का ट्रांसपोज. अब हम बात कर लेते हैं एक्स वन के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो हम लोग एक प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं. सो बेसिकली इज़ अ पार्टीशन थ्योरम. अगर पार्टीशन थ्योरम को ही हम लोग इधर यूज़ करें, सो बेसिकली इसमें होता है एक्स वन इज इक्वल टू जे गिवन दैट एक्स नॉट इंटू आई, एक्स नॉट इज इक्वल टू आई इंटू पी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू आई. तो अगर मैं अब इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ पी आई जे, लाइक जैसे कि अभी मैंने अर्लियर एग्जाम्पल में भी बताया था पी आर एस. तो आई से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जे पे जा रहे हैं, तो आई कैन सिंपली राइट दिस एक्सप्रेशन एज पी आई जे. एंड सिमिलरली इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पाई आई से, क्योंकि अभी अर्लियर स्लाइड में मैंने बात भी की थी इसकी. लाइक अगर मैं रिवाइंड करूँ, लाइक आई सेड पाई आई इज इक्वल टू पी एक्स टी इज इक्वल टू आई. सो मैं इधर पाई आई को भी मतलब रिप्लेस कर सकता हूँ इस फैक्टर को, और क्योंकि हम पूरा आई से एन तक वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो अगर मैं इधर अब सब्स्टिट्यूट करूँ पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5, तो उसका बिल्कुल वही डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी जैसे मैंने एक्स नॉट के लिए वर्किंग किया था. तो उसकी जगह मैं पाई ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और मैं इस पूरी लाइक 1, 2, 3 आई से एन तक, अगर मैं 1 से एन तक अगर मैं मैप करूँ इस पूरी प्रोबेबिलिटी को, तो मैं इसको इन शॉर्ट पी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो x1 की और फॉर ऑल j की अगर मैं बात करूँ, तो मैं इस j को भी हटा के कंसिडर कर सकता हूँ. एंड इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि x1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई का ट्रांसपोज, पाई ट्रांसपोज इंटू पी. सिमिलरली अगर आप x2 के लिए भी मतलब पूरा सॉल्व करेंगे, तो यू वुड एंड अप विद गेटिंग x2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली पाई का ट्रांसपोज इंटू पी स्क्वायर. एंड अगर आप इन जनरल एक्स टी के लिए निकालें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई ट्रांसपोज इंटू पी की पावर टी. सो दिस इज़ द जनरल formula for the probability distribution of xt. Now let's talk about the steady state probabilities. अच्छा, हम इसको पाई के फैक्टर से ही डिनोट कर दें. अच्छा, इस पाई को थोड़ा सा अलग ही समझिएगा. दिस इज़ नॉट द पाई दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको समवट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़. सो जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास होता है पाई इज इक्वल टू पाई पी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंसिडर अ मॉडल हैविंग अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स एज फॉलो. व्हाट वी हैव a transition model, rainy to rainy and whatever. आप इक्वेशन बनाते हो. अच्छा, स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ के लिए ना हमें निकालना क्या होता है,
अगर रेनी और सनी की बात करूँ, मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, रेनी या सनी, तो मुझे क्या निकालना है, पाई आर इन पाई एस. सो दिस इज़ व्हाट पाई आई एम टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़. तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं ना आपकी, तो आप उनका मतलब उनको समवॉट इन चीज़ों को हम लोग कह रहे होते हैं स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़, पाई आर एंड पाई एस. किसी केस में आप इसको पाई 1 से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, पाई 2 से, एंड वॉट एवर जो भी केस गिवन है. लाइक अगर इधर आर और एस की जगह 1 2 गिवन होता तो आप ऑब्वियसली पाई 1 पाई 2 के फॉर्म में लिख रहे होते. एंड जितनी भी स्टेट्स गिवन है, लाइक अगर इधर इवन 3/3 का मैट्रिक्स है तो फिर आपको पाई 1 पाई 2 पाई 3 कैलकुलेट करना होता. तो मतलब सिमिलर मेथड ही रहेगा, डजेंट मैटर कि वो 2/2 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है. सो दिस इज़ व्हाट स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ आर. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इक्वेशन मतलब हो क्या रहा है. अच्छा, इक्वेशंस कैसे बनती हैं. 0.2 आप रो में देखें क्या है, आर है, तो हमने लिख दिया 0.2 पाई आर प्लस, नीचे आए कॉलम में देखें, कॉलम वाइज इक्वेशन बनती है. अच्छा 0.6 है क्या, एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0.6 इंटू पाई एस. अब ओवरऑल मैंने क्या कहा, कॉलम की हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये बराबर किसी की होगी, पाई आर की. इक्वेशन नंबर 1 मिल गई. सिमिलरली पाई 8 पाई आर प्लस पाई 4 पाई एस इज इक्वल टू, कॉलम की इक्वल्स टू, सॉरी फॉर दैट, इक्वल्स टू 0.4 पाई एस एंड इक्वल टू, बिकॉज हम कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम पाई एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पाई एस. सो वी एंडेड अप विद 2 इक्वेशंस. अच्छा, स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी में एक और चीज़ याद रखें, द सम ऑफ ऑल द स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1. हमारे केस में कितनी पॉसिबल स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पाई आर एंड पाई एस. सो जितनी भी स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सबका सम किसके बराबर होता है, 1. दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ फ्रॉम द थ्योरी ऑफ स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़. सो 2 इक्वेशंस तो हमारे पास ये आ गई, एंड द थर्ड इक्वेशन इज़ गोइंग टू बी दिस. अब आप ये सोच रहे होंगे ऑब्वियसली हमारे पास अननोन वेरिएबल्स तो 2 हैं, पाई आर और पाई एस. सो वाई वी हैव 3 इक्वेशन. इसका आंसर ये है, जैसे कि 2/2 मैट्रिक्स से आप 2 इक्वेशन सीख ली, हमेशा ऐसा ही होगा कि आपके पास लाइक अगर 3/3 मैट्रिक्स होता तो आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस इस मैट्रिक्स से निकलती और एक इक्वेशन ये होती. हमेशा एक इक्वेशन एक्स्ट्रा होती है. लाइक इधर अब आप सॉल्व कैसे करोगे, इन 2 इक्वेशन में से आप कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर कर लो, आंसर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आइदर यू टेक इक्वेशन नंबर 1, आइदर यू टेक इक्वेशन नंबर 2, इट्स योर ओन चॉइस, एंड यू सॉल्व इट विद दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन कंसिडर करना लाजमी है. बाकी जो आपने निकाली है मैट्रिक्स में से इक्वेशन, उनमें से आप कोई एक भी छोड़ दो और बाकी इक्वेशन आप कंसिडर कर लो. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. लेट्स erase it and let's go on. So also yes, the sum of all steady probability is 1 and we have 3 equation. We take any equation, any one equation from the above. Like I said, इनमें से कोई एक इक्वेशन आप ले लें, इक्वेशन ले लेंगे, एंड कोई भी आप अपनी चॉइस की 1 या 2 में से कोई भी एक ले लें, एंड देन उसको थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, एंड देन यू कैलकुलेट पाई आर एंड पाई एस. सो ये करें ना, अब वही चीज़ होगी, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो आप 3 इक्वेशन निकाल लोगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, चौथी इक्वेशन इसी तरह आप निकाल लोगे, लाइक पाई 1 पाई 2 पाई एस का समेशन इज इक्वल टू 4, एंड उन 3 इक्वेशन में से आप कोई 2 कंसिडर कर लोगे, और फिर तीसरी इस इक्वेशन के साथ जो कि इक्वल टू 1 है उसके साथ आप सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे. ओके, नाउ ये बात थी मार्कोव चेन, बट ऑब्वियसली ये सारा कुछ हमने समझ लिया कि थ्योरी क्या है एंड everything we discussed. But now let's take a look at some of its example problems. हम उनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, उनका सोल्यूशन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि प्रैक्टिकली भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए. In some town, each day is either sunny or rainy. A sunny day is followed by another sunny day with the probability of 0.7. यानी सनी के बाद दोबारा सनी के होने की probability क्या है, 0.7. तो ये देख रहे हैं, सनी से सनी पे मैंने एक सेल्फ लूप लगा दिया विद 0.7, वेयर एज एनी रेनी डे इज फॉलोड बाय अ सनी डे विद अ प्रोबेबिलिटी 0.4. सनी के बाद, सॉरी, ओके, माय अपॉलजीज, आई एम बैक. ओके,
वेयर इज रेनी डे, इधर ही था मैं, यस, वेयर इज रेनी डे इज फॉलोड बाय अ सनी डे विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, यानी रेनी डे के बाद सनी डे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4. सो दिस इज़ व्हाट वी डिड, वी गेट 2 इन्फॉर्मेशन, बाकी हम ऑब्वियसली फिल कर सकते हैं बिकॉज वी नो द समेशन ऑफ रोज इज इक्वल टू 1. सो अब हमें एक और चीज़ पता है, इट रेन्स ऑन मंडे, यस, मेक अ फॉरकास्ट फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. सो अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं. अच्छा, मंडे को तो हमें पता है रेन होगी, हमें ट्यूसडे के फॉरकास्ट की बात करनी है. अच्छा, ट्यूसडे को तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं, लाइक सिंगल स्टेप के लिए तो मैंने कहा था आप सिंपल आप ट्रांजिशन डायग्राम को देख लें और आप बता दें. अब मैं रेन पे ही खड़ा हूँ, मतलब मंडे को रेन हो रही है. अब ट्यूसडे को अगर रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं रेन से रेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ. तो रेन से रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6. तो ट्यूसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6, एंड सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेनी से सनी 0.4. सो ट्यूसडे को तो फॉरकास्ट निकल गया. ओके, अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं. वेडनेसडे के लिए मैंने फॉर्मूला लगा लिया टू स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का. तो k इज इक्वल टू 1 2. अच्छा, 1 and 2 इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग सनी एंड रेनी रिस्पेक्टिवली. ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने अपनी एग्जांपल में समझाया था. आपने फॉर्मूला लगा दिया एंड इधर मैंने समेशन भी अप्लाई करके दिखा दिया कि एक दफ़ा आपने x1 इज इक्वल टू k की जगह r पुट कर दिया और फिर प्लस एंड फिर x1 इज इक्वल टू s. तो इधर मैं PRS निकाल लूँ, P2RS, मतलब 2, ये 2 जो है स्टेप्स को शो करेगा, 2 स्टेप. सो x2 इज इक्वल टू s, यानी वेडनेसडे को मैंने सनी फिक्स कर दिया और मंडे मैंने रेन फिक्स कर दिया. फॉर्मूला पुट कर दिया हमने एंड बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहा था, R से आप S जा रहे हो तो PRS, आप R से R जा रहे हो तो PRR, प्लस आप S से S जा रहे हो तो PSS, आप R से S जा रहे हो तो PRS, एंड वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दें ट्रांजिशन डायग्राम से एंड यू गेट द आंसर ऑफ P2RS. अच्छा, अब आपने वेडनेसडे को सनी होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो रेनी होने की प्रोबेबिलिटी सिंपल आप 1 में से उस चीज़ को माइनस कर दें तो ये वुड एंड अप दिस. थर्सडे के निकालने के लिए बिल्कुल वही चीज़. अब इधर समझें, इस एग्जांपल को समझें. अब इधर क्या है, मंडे को तो आपको पता है रेन है, थर्सडे को भी आपको पता है कि अब लाइक थर्सडे का मैं क्या निकाल रहा हूँ, सनी होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ. तो थर्सडे को सनी होने की प्रोबेबिलिटी निकालना और मंडे को मुझे पता है रेन. बट व्हाट अबाउट ट्यूसडे एंड रेन, मतलब ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. तो इसीलिए अब ट्यूसडे को, अच्छा वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने M ले लिया और ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करने के लिए K ले लिया और दोनों के लिए मैंने समेशन अप्लाई कर दिया. तो यू गेट द पिक्चर. मुझे तमाम केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा. ट्यूसडे को रेन और सनी का भी कंसिडर करना पड़ेगा, वेडनेसडे का भी रेन एंड सनी का कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसी तरह जिस तरह स्टेप्स बढ़ते रहेंगे, आपका ये एन स्टेप फॉर्मूला बढ़ता रहेगा एंड आप ये एक्सपेंड करते रहोगे और आप पॉसिबल वैल्यूज़ समेशन बढ़ाते रहोगे एंड देन यू डू द सेम. बिल्कुल फॉर्मूला पिन करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे एंड यू एंड अप विद P3RS एंड देन 1 माइनस करके आपने निकाली आंसर. दैट्स एंड ये सब आपको और बेहतर तौर से समझ में आ जाएगा जब आप इन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की डेरिवेशन भी समझ लेंगे. अगर आपको वो भी अनक्लियर है तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जिसका मैं लिंक अगेन आई वुड पुट दैट इन माय डिस्क्रिप्शन टैग. अच्छा, ये तो था मेथड 1. एंड स्टेप फॉर्मूला पुट करने के लिए अगेन आप इसमें वो चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताया था कि 2 स्टेप के लिए आप इधर इसी ट्रांजिशन मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. 3 स्टेप के लिए आप इसी ट्रांजिशन मैट्रिक्स को 3 दफ़ा मतलब मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा. दैट्स ईजी फॉर यू अगर आपको ये मुश्किल लगता है. बट दैट इज़ मेथड 1 यूजिंग द एन स्टेप प्रोबेबिलिटी फार्मूला एंड यूजिंग एन स्टेप ट्रांजिशन फार्मूला. देयर इज़ ऑल्सो मेथड 2. आप एक ट्री बना लें, पूरा ट्री बना ले. लाइक मंडे को आपको पता है इनिशियली रेनी है. अब पॉसिबिलिटी कितनी है, अब ट्यूसडे की कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो रेन होगी या तो सनी होगी, फॉलोड बाय अब वेडनेसडे को कितनी पॉसिबिलिटी है. अगर ट्यूसडे को लेट से रेन हुई थी तो फिर रेन के बाद वेडनेसडे की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेन के बाद वेडनेसडे को रेन हुई होगी, ट्यूसडे को रेन के होने के बाद वेडनेसडे को सनी हुई होगी. या अगर ट्यूसडे को सनी हुआ था तो फिर ट्यूसडे को सनी होने के बाद वेडनेसडे को रेन भी हुई होगी या सनी हो सकती है. अब टिल थर्सडे आपने पूरा एक ट्री बना लिया. मंडे को तो आपको पता है रेन हुई है, ट्यूसडे को आपने निकाल लिया. अच्छा, ट्यूसडे आप इधर से निकाल लो रेनी से. अब मुझे क्या निकालना है, ट्यूसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो आप मंडे से रेन ढूंढने कौन सा पाथ जा रहे हैं. रेन से रेन गया तो ये 0.6 है, आंसर आ गया. ट्यूसडे मुझे सनी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो रेन से आप सनी पे आ जाए, 0.4, आंसर आ गया. वेडनेसडे, अब वेडनेसडे जाने की
जाने की पाथ, लाइक वेडनेसडे को अगर मैं एस सनी होने की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो मैं इस पाथ को भी फॉलो कर सकता हूँ, इसको भी फॉलो कर सकता हूँ. सो लेट मी ओपन दी okay, I don't know, my marquee tool wasn't working, so I have taken this, मैंने पेंट में इसको ओपन कर लिया जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल. ओके, अच्छा अब मुझे वेडनेसडे की बात करनी है कि वेडनेसडे को सनी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. अब वेडनेसडे तक जाने के लिए मेरे पास सनी के मतलब दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये. तो आप सिंपल 0.4 मल्टीप्लाइड विद 0.7 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड विद 0.4 प्लस कर दें एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ कि वेडनेसडे को सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. सिमिलरली अगर आपने वेडनेसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो रेन तक जाने के लिए एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एंड डू द सेम. अब थर्सडे को अगर मुझे रेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक तो ये रहा पाथ, एक ये रहा पाथ, एक ये रहा पाथ एंड एक ये रहा पाथ. चार पाथ निकाल रहे हैं. पाथ में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते रहें एंड उन सबको समेशन करते रहें. सो ये बिल्कुल वही काम हो रहा है जो एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में हो रहा था, बट ये ट्री फैशन में बना के इट गेट्स क्वाइट ईजियर. सो यू कैन डू इट एज दैट, यू कैन डू इट इन दिस वे एज वेल. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इस टास्क की अब बात कर लेते हैं. A computer system is operating in one of two modes, restricted and unrestricted. The mode is wherever you are. Okay, that is will remain in the same mode during the 0.3. अच्छा, अच्छा सेम मोड में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.3. यानी अनरिस्ट्रिक्टेड से अनरिस्ट्रिक्टेड में रहने की भी प्रोबेबिलिटी 0.3 है और रिस्ट्रिक्टेड से रिस्ट्रिक्टेड में रहने की भी प्रोबेबिलिटी 0.3 है. बाकी ऑब्वियसली 0.7 होंगी. हमें क्या करना है, मॉडलिंग इट्स मार्कोव चेन. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये रही, ये बिल्कुल बनाना कोई इशू नहीं है, आप बना लेंगे. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये भी आपने बना लिया. कंप्यूट द 3 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये भी आप बना लेंगे. 3 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के लिए सिंपल आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. अच्छा 3 में क्या करना है, इफ़ द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन द रिस्ट्रिक्टेड मोड एट 3 PM, लाइक आप इनिशियली अब 3 PM स्टार्ट हो रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन द अनरिस्ट्रिक्टेड मोड एट 6 PM ऑन द सेम डे. ये बिल्कुल रेनी और सनी जैसी एग्जाम्पल है और स्टेप्स आप देख लें. 3 PM पे आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको 6 PM पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी. तो 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, तो आप 3 स्टेप्स कवर करके 6 PM पे पहुंच जाओगे. सो इट्स 3 स्टेप एंड यू हैव टू फाइंड दैट यू आर इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मोड एंड यू आर गोइंग टू अनरिस्ट्रिक्टेड मोड. जिस तरह हम लोग बिल्कुल वही एग्जाम्पल फॉलो कर रहे थे ना कि हम रेनी से सनी में जा रहे हैं, तो इधर हम रिस्ट्रिक्टेड से अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में जा रहे हैं एंड 3 स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं. तो बिल्कुल ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपके पास है, तो आप अच्छा इत्तेफाक से इधर हमने सॉल्व भी कर लिया है. 3 स्टेप ही हमने सॉल्व कर लिया. अब ये चीज़ क्या है, आर यू मुझे क्या फाइंड करनी है कि रिस्ट्रिक्टेड से अनरिस्ट्रिक्टेड. तो ये रिस्ट्रिक्टेड की रो है और ये अनरिस्ट्रिक्टेड का कॉलम है, तो 0.532 आंसर. तो सिंपल. अब आप इसको ट्री फैशन में भी कर सकते हैं, आंसर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. Purposefully zoom around the vertices of the given transition diagram. Let xt be the purposefully state at time t whatever. Find the transition matrix. आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम है, आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं बिल्कुल. पार्ट ए इजी. बी फाइंड कर लें. x2 is equal to 3 given that x naught is equal to 1. अब इसको अगर मैं पूरा ओपन करूँगा, यानी मुझे जाना कहाँ है 1 से 3 पे. So I would write it in the proper n-step transition formula and following Markovian property. x2 is equal to 3 given that x1 is equal to k into p x1 is equal to k given that x naught is equal to 1. Similarly k की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1 2 3, बिकॉज इधर मुझे स्टेट से पता लग गया है, ट्रांजिशन डायग्राम से पता लग गया है, इवन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3
जस्ट लाइक रेन और सनी में हमारे पास रेनी एंड सनी 2/2 मैट्रिक्स था, तो रेन और सनी ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने समेशन का फॉर्मूला ओपन कर दिया है, सबको प्लस कर दिया है और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए बिल्कुल इधर ही फाइनल आंसर निकाल दिया। अच्छा, सी में क्या करना है? सपोज दैट पर्पस फ्ली इज इक्वली लाइकली टू स्टार्ट ऑन एनी वर्टेक्स एट टाइम 0, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1। अच्छा, हमें x1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। अच्छा, x1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वही फॉर्मूला ध्यान में ले आए कि पाई का ट्रांसपोज इनटू p, और p हमारे पास मैट्रिक्स निकला हुआ है। अच्छा, अब हमें निकालना है कि ये हमारे पास पाई t क्या होगा। अच्छा, क्योंकि हमें वो कह रहा है कि तीनों वर्टेक्स पे इक्वली प्रोबेबिलिटी है स्टार्ट होने की, तो अगर तीनों वर्टेक्स पे स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो तीनों वर्टेक्स में हम प्रोबेबिलिटी कह सकता हूँ कि 1/3 1/3 1/3 है, यानी x0 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 भी 1/3 है, 2 भी 1/3 है, 3 भी 1/3 है, तीनों वर्टेक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो मैं पाई टी जो है, ये जो 1/3 1/3 1/3 ये मेरा पाई टी है, तो पाई ट्रांसपोज में वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ कह सकता हूँ कि 1/3 1/3 1/3 है, तीनों वर्टेक्स की प्रोबेबिलिटी वो है। तो सिंपल मैं इस पाई टी को मल्टीप्लाई कर दूँ पी से, तो मेरे पास आ जाएगी x1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सी पार्ट कंप्लीट। अच्छा, डी पार्ट में क्या कहा गया है? सपोज दैट पर्पस फ्ली बिगिन्स एट वर्टेक्स 1 एट टाइम 0, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हमें कहा गया है कि वर्टेक्स 1 पे स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, मतलब टाइम 0 का सिंपल मकसद है इनिशियली, तो 1 पे सिर्फ स्टार्ट हो रहा है और वर्टेक्स 2 वर्टेक्स मतलब बाकी 2 वर्टेक्स पे स्टार्ट ही नहीं होगा। तो सिंपल अब मैं अपना पाई ट्रांसपोज लिख सकता हूँ 1,0,0, यानी वर्टेक्स 1 पे ही स्टार्ट होगा, बाकी दोनों से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने हार्ड कोड कर दिया, तो अब मेरा पाई टी आ गया 1,0,0। तो सिंपल मैं 1,0,0 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई स्क्वायर से। अच्छा, पाई स्क्वायर इसलिए लिया आई थिंक क्योंकि हमने एक्स टी का फाइंड करना होगा। यप, आई वाज राइट। तो x2 की मतलब x2 की आपको फाइंड करनी है डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट्स इट। तो इस तरह आपने x2 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली। There are 3 grocery stores in a small town A, B, C. On any week, 200 people will go to store A. 120 people will go to store B, and 180 people will go to store C. अच्छा, हमने सबसे पहले तो इनिशियली वीक का वो डेटा निकाल लिया कि ए में इनिशियली पीपल कितने जाते हैं 200, बी में 120 एंड सी में 180। बट पीपल मे डोंट वांट टू विजिट द सेम स्टोर। अच्छा, हर दफ़ा जाहिर सी बात है हर बंदा सेम स्टोर विजिट नहीं करना चाहेगा, वो बेसिकली स्विच करते रहते हैं। सो द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते मतलब उसके बाद वाले वीक का डेटा हमें गया है कि 80% विल गो बैक। अच्छा, लास्ट टाइम जो गए थे ना, जितने लोग ए में गए थे उसमें से 80% दोबारा ए पे जाएंगे, तो मैंने सेल्फ लूप लगा दिया कि ए से ए 80% एंड 10% विल गो टू स्टोर बी, तो मैंने ये बना दिया ए से बी पे, एंड रिमेनिंग 10% विल गो टू स्टोर सी, तो मैंने ए से इधर बना दिया। फिर कहा गया कि 70% विल गो बैक टू स्टोर बी, यानी बी से बी वापस 70% जाएंगे, एंड 20% विल गो टू ए एंड सो ऑन। ये आपने पूरा डायग्राम बना लिया। तो मुझे फाइंड करना है डिटरमिन द नंबर ऑफ कस्टमर फॉर नेक्स्ट वीक इन दी स्टोर्स। अगले वीक कितने कस्टमर्स होंगे वो निकालना है। तो सिंपल मेरे पास इनिशियली मतलब करंट मतलब ऑन एवरेज हर वीक का डेटा पता है कि ए में 200 पीपल जाते हैं, बी में 120 जाते हैं और सी में 180 जाते हैं। और मैं इस पूरे ट्रांजिशन डायग्राम को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली मैंने ए बी सी स्टोर की। तो मैं इसको अगर पी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास अगले वीक की डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगी और वही मेरा आंसर है। सो दैट इज़ इट। Every day you take the same street from your home to the university. There are 3 traffic signals along your way, and you have noticed the following Markov dependency if you come across a green signal. Okay. So basically अगर आप ग्रीन पे होते हो, सिग्नल पे होते हो, तो 70% मतलब 70% चांस यही है कि अगला भी ग्रीन सिग्नल होगा। तो मैंने ग्रीन के बाद ग्रीन का सेल्फ लूप बना दिया। सिमिलरली रेड के बाद रेड के होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, तो मैंने एक ट्रांजिशन डायग्राम बना ली और ये पार्ट यही था।
बी पार्ट है हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वो भी बना लिया. इफ़ द फर्स्ट लाइट इज़ रेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड लाइट इज़ ग्रीन. पहला मेरा फिक्स है आर है, दूसरा मुझे नहीं पता, तीसरे में मुझे कहा गया कि आप तीसरे की प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो ग्रीन होगा. तो ये मैंने बिल्कुल ट्री फैशन के थ्रू निकाल लिया. आप इसको मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो कि 2 स्टेप मतलब ट्रांजिशन मैट्रिक्स वो आए उससे ही मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वॉटेवर. बिल्कुल वही चीज़ है जैसे कि हम अभी ऊपर करते हुए आ रहे. सो यू वुड एंड अप विद द आंसर 52%. डी में क्या कहा गया, योर क्लासमेट सोबर हैज़ मैनी ट्रैफिक सिग्नल्स बिटवीन. अच्छा, एक और चीज़, स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले तब लगते हैं जब मैनी की बात हो रही हो, जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, नॉट 3 नॉट 10 नॉट 12, बहुत बहुत ट्रांजिशंस हैं. तो उधर आप अपने जहन में वो कॉन्सेप्ट लें स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी. जो याद है हमने ट्रांजिशन मतलब मैट्रिक्स में इक्वेशंस बनाई थी, पाई आर प्लस पाई एस इक्वल टू 1, वही वाला कॉन्सेप्ट अपने जहन में लें. सो मैनी से मुझे ये आ गया कि यार ये बिल्कुल जो पार्ट है, डी पार्ट है, इसमें मुझे वो कह रहा है कि मुझे स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है. अब स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेंगी, सिग्नल्स की निकलेंगी, और सिग्नल की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, जी और आर. तो मुझे पाई जी निकालना है और पाई आर निकालना है. अच्छा, मैंने अपने सोल्यूशन में पाई 1 पाई 2 से डिनोट कर दिया. यू कैन डिनोट इट विद पाई आर पाई जी. तो बिल्कुल वही कॉलम वाइज आपने इक्वेशन बना ली 1 2, और थर्ड इक्वेशन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वही है, समेशन मतलब 1 के बराबर है. तो सॉल्व थर्ड इक्वेशन विद एनी वन इक्वेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई 1 पाई 2 का. तो डी पार्ट में ये करना था. हमने डी पार्ट जब पढ़ा हमें मैनी से अंदाज़ा हो गया कि मैनी ट्रांजिशन सिग्नल्स आते हैं. क्या है, उसके रास्ते में बहुत सारे सिग्नल्स हैं, बहुत सारे. तो मैनी से हमें ये पता लग गया कि बहुत सारे ट्रांजिशन आ रहे हैं. तो इधर पर स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है हमें. ओके, एक चीज़ रह गई. इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ मार्कोव चेन की, एंड फिर इस एग्जाम्पल के साथ वी वुड कंक्लूड दिस चैप्टर. Okay, where has my screen gone? Yes, this is a question. But first, let us talk about few concepts. अच्छा, ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है. अच्छा, व्हाट इज़ अ ट्रांजिएंट स्टेट? ये आपके पास एक मार्कोव चेन है. एक एग्जांपल है ए बी सी और डी स्टेट्स है. ट्रांजिएंट स्टेट वो होती है कि आपने उस स्टेट को अगर एक दफ़ा लीव कर दिया तो आप किसी भी वे में, किसी भी पाथ से आप वापस नहीं आ सकते हो. लाइक यू आर सीइंग दिस ए स्टेट. अब अगर आपने ए से लाइक ट्रांजिशन कर दिया बी पे, अब आप देख रहे हो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आप ए पे आ ही नहीं सकते हो. तो आपने इस स्टेट को एक दफ़ा छोड़ दिया तो आप कभी भी वापस नहीं आ पाओगे. सो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट. एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होती है, आप इस स्टेट पे अगर एक दफ़ा आ गए तो आप डेड एंड है, आप और कहीं अब जा ही नहीं सकोगे, अब बस ख़त्म. अब इधर आके आप अटक गए हो. अब आप देख रहे हो आप सी स्टेट पे अगर आए, सो यू हैव नो वे टू गो एनीवेयर. अब आप कहीं जा ही नहीं सकते, अब आप इधर ही खड़े रहोगे. सो उस स्टेट को हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग स्टेट. अच्छा, रिकरेंट स्टेट क्या होता है? रिकरेंट मतलब रिकरेंट स्टेट होता है कि आप ओवर एंड ओवर उसको लीव करके वापस आ भी सकते हो, जस्ट लाइक बी एंड डी. अच्छा, व्हाट इज़ इररिड्यूसिबल एंड रिड्यूसिबल? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. हर स्टेट अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है तो उसको हम कहते हैं इररिड्यूसिबल. उस पूरे मतलब चेन को हम कंसिडर करते हैं हर स्टेट इररिड्यूसिबल है. मतलब ए बी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ए सी से भी कर सकता है, ए डी से भी कर सकता है, बी ए से भी कर सकता है, बी डी से भी कर सकता है, बी सी से भी कर सकता है. बट इधर अगर आप देखो, बी सी से भी कर सकता है, बी डी से भी कर सकता है, लेकिन बी ए से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. इररिड्यूसिबल होने के लिए ज़रूरी है हम किसी स्टेट को इररिड्यूसिबल तब कहेंगे, लाइक हर स्टेट अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है तो हम कहेंगे कि वो तमाम स्टेट्स इररिड्यूसिबल है. और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे रिड्यूसिबल. अच्छा, व्हेन इज़ मार्कोव चेन कॉल्ड एर्गोडिक? अच्छा, इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं. पीरियड क्या होता है? अच्छा, हर स्टेट का आप पीरियड निकालोगे, पीरियड ए, पीरियड बी, पीरियड सी. पीरियड निकलता कैसे? दैट सिंपल. अगर मुझे ए स्टेट का पीरियड निकालना है तो आप इसके तमाम पॉसिबल राउट्स निकाल दो कि आप अगर इसको लीव करोगे तो आप कितने ऐसे राउट्स हैं कि आप इधर वापस ए पे आ सकते हो. आप वो तमाम पॉसिबल राउट्स निकाल लो. आपने ए लीव किया तो कितने पॉसिबल वेज़ हैं कि आप वापस ए पे आ जाओ
और उन तमाम पॉसिबल वेज का आप GCD निकाल लो, वो आपका पीरियड होगा। लाइक इधर अगर आप देखो, ए से आप बी पे गए, बी से सी पे गए, यानी ये 1, ये 2 और ये 3, तो आप 3 स्टेप्स कवर करके ए पे वापस आए। और अब आप देख रहे हो और कोई पॉसिबल वे ही नहीं है, एक ही पॉसिबल वे है। ए से आप निकले और वापस ए पे आने का एक ही वे है और वो 3 है। तो अब ऑब्वियसली इसका GCD क्या निकालना है, तो आप ऑब्वियसली कह दोगे कि इसका पीरियड 3 है। और आप बी का भी निकाल के देख लो और सी का भी निकाल के देख लो, तो तीनों का पीरियड 3 निकल गया। लेकिन व्हाट इज़ ए, इधर आप देखो ए क्या, ए के कितने पॉसिबल वेज हैं। एक तो ये पॉसिबल वे नज़र आ रहा है कि मैं ए से निकला और वापस इधर ही आ गया सेल्फ लूप के ज़रिए, तो इस केस में मेरा पॉसिबल पाथ क्या निकला 1। और एक और मुझे पाथ नज़र आ रहा है, ये और ये भी एक पाथ है कि मैं ए से निकला और ए पे वापस आ गया, और इस पाथ का टोटल मतलब स्टेप्स निकल रहे 3। अब मेरे पास एक पाथ तो ये है, एक पाथ तो ये है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का GCD निकाल लूँगा 1, 3, जो कि होता है 1। सो मैंने निकाल लिया पीरियड इसका ए स्टेट का 1। अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के पॉसिबल पाथ्स निकालते हैं 1, 2, लेट्स से अभी मैं सेल्फ लूप की बात नहीं कर रहा, तो 3, तो एक तो आ गया 3। और पाथ देख लेते हैं 1, 2, लेट्स से एक सेल्फ लूप को भी कंसिडर कर लेते हैं 3, फिर 4 एंड सो ऑन, फिर इधर आया, फिर 2 सेल्फ लूप कंसिडर कर लेते हैं 5। सो यू गेट द पिक्चर, ये इनफाइनाइट पाथ्स बनते रहेंगे 6, 7, आप जितने भी ले लो 20, 30, लेकिन आप 3 ऑनवर्ड्स, 3 मतलब मिनिमम बात है, 2 और 1 नहीं, 3 ऑनवर्ड्स आप जितने भी GCD निकाल लो, जितने भी नंबर्स डाल लो, यू वुड एंड अप विद द आंसर 1। सो बी का भी पीरियड निकल गया 1। सो आप देख रहे हो पीरियड निकालने के लिए सिंपल आप बस ये देख रहे हो कि आप उस स्टेट को लीव करने के बाद उधर वापस कैसे आओगे, और जितने भी पॉसिबल वेज हैं आप वो अपने पास नोट करें और इन तमाम का GCD निकाल रहे हो, और वो फिर जो आंसर है ना वही आपका पीरियड है। एंड नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन, व्हेन इज़ मार्कोव चेन कॉल्ड एर्गोडिक। एर्गोडिक चेन के लिए तमाम स्टेट्स का ए पीरियोडिक होना ज़रूरी है। ए पीरियोडिक से मुराद हर स्टेट का पीरियड 1 होना ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ, ओके आई थिंक आई शुड क्लीन इट अप अ लिटिल बिट। इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसमें ए का भी पीरियड 1 है, बी का भी पीरियड 1 है, सी का भी पीरियड 1 है, तो ये तीनों स्टेट्स ए पीरियोडिक हैं। तो इस पूरी मार्कोव चेन को मैं कहूँगा एर्गोडिक। तो कोई भी मार्कोव चेन एर्गोडिक तब कहलाती है कि उस मार्कोव चेन में तमाम स्टेट्स का पीरियड 1 हो। इस चेन को मैं नहीं कहूँगा एर्गोडिक क्योंकि इन तमाम स्टेट्स का पीरियड 3 है। लेट्स से अगर मेरी मार्कोव चेन में 2 स्टेट्स का पीरियड तो 1 है, लेकिन तीसरी स्टेट का 2 है या 3 है, तब भी मैं उस मार्कोव चेन को एर्गोडिक नहीं कहूँगा। मार्कोव चेन एर्गोडिक तब कहलाती है जब उस मार्कोव चेन में तमाम स्टेट्स का पीरियड 1 हो। वापस आते हैं अपने सवाल पे। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, वापस उस पर आ गए। डिटर्मिन द क्लासेस। अच्छा, क्लासेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आप इधर देखो 0 से 1, मैं कह सकता हूँ कि 0 और 1 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। अगर आप देखें 0 और 1 सिर्फ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं कि क्लास हो गई। 3 सिर्फ अपने आप से कम्युनिकेट कर रही है, दूसरी क्लास हो गई। तो इस तरह आप खुद आइडेंटिफाई करके नंबर ऑफ़ क्लासेस निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमें हर किसी के लिए बताने कि रिकरेंट है, ट्रांजिएंट है। तो सबसे पहले तो इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए ना आप अपने पास ट्रांजिशन डायग्राम बना लो। अब आपको बताना है कि रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है। अगर मैं स्टेट 3 को थोड़ी देर भूल जाऊँ तो तमाम स्टेट्स रिकरेंट है। रिकरेंट क्या होता है कि आप एक दफ़ा स्टेट को लीव कर दो तो आप वापस आ सकते हो। आपने 0 स्टेट को लीव किया तो देखो आप 0 से 1 गए, वापस 1 से 0 आ गए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 0, जितने भी पॉसिबल पास। आप 3 को थोड़ी देर छोड़ दो, जितने भी आप पास ट्रेस कर लो, आप 0 मतलब कहीं भी जाओ आप वापस 0 पे आ सकते हो। सेम फॉर 1, सेम फॉर 2 एंड सेम फॉर 4, ट्रेस करके देख लें। लेकिन अगर मैं 3 को कंसिडर कर लूँ ना, तो फिर अगर मैं 0 से 3 आ गया या तो मैं वापस 0 पे नहीं जा सकता। सेम गोज़ फॉर 1, सेम गोज़ फॉर 2, सेम गोज़ फॉर 4। तो आपने आंसर भी प्रॉपर करना है। ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट
If we do not consider state 3, only through third states all states become transient. क्योंकि अगर मैं इसको अगर मैं कंसिडर कर लूँगा ना तो फिर ये स्टेट्स ट्रांजिएंट बन सकती हैं. तो आपने मेंशन करना है वो रीज़न. सो अच्छा, अब बी पार्ट क्या है? फॉर ईच क्लास डिटरमिन पीरियड. पीरियड आप निकाल सकते हैं. पीरियड निकालने के लिए वही है, आप तमाम पॉसिबल पाथ्स निकाल लें कि आप एक दफ़ा ज़ीरो से लीव किया और वापस मतलब आने के कितने रास्ते हैं. एक ये नज़र आ रहा है, ज़ीरो से वन, वन से टू, ये टू हो गया. ज़ीरो से वन, वन से टू, टू से वन, वन से ज़ीरो, ये फोर हो गया. ज़ीरो से वन, वन से टू, टू से फोर एंड सो वन. जितने भी पाथ्स आपको निकालने हैं आप ओवर एंड ओवर निकालते रहें. एंड इस पर भी इनफाइनाइट बनेंगे. लाइक ज़ीरो से वन गए, वन से टू, टू से वन, वन से टू, टू से वन, वन से टू एंड सो वन. जितने पाथ्स आपने निकालने निकाल लो और आप फिर उनका GCD निकाल लो. तो स्टेट 3 के अलावा जितनी भी आप स्टेट्स का पीरियड निकालेंगे तो वो 1 निकलेगा, एक्सेप्ट फॉर स्टेट 3. सॉरी, तमाम स्टेट का पीरियड 2 निकलेगा, एक्सेप्ट स्टेट 3. स्टेट 3 का पीरियड 1 निकलेगा. एंड क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम स्टेट्स मतलब का एर्गोडिक होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेट्स का पीरियड 1 हो, तो हमारे केस में ऐसा नहीं है. तो ये सी पार्ट का आंसर यही होगा कि नो, इट्स नॉट एर्गोडिक. एंड इज़ देयर एनी ऑब्जर्विंग स्टेट? इज़ देयर एनी ऑब्जर्विंग स्टेट? येस, 3 इज़ एन ऑब्जर्विंग स्टेट, बिकॉज अगर आप 3 पे आ गए तो डेड एंड, आप कहीं और नहीं जा सकोगे. सो दिस कंक्लूड्स दिस पार्ट एंड दैट कंक्लूड्स द मार्कोव चेन. सो आई एम इंटाइटल्ड टू एनी फीडबैक. कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ अनक्लियर हो, you can put it in the comment section. You can contact me with any means necessary. So this was it for the chapter 5 Markov chain.